Good morning, everybody. I hope that you all are enjoying the process of learning. कुछ भी कहीं से भी अच्छी बातें सीखने के लिए मिले तुरंत सीख लीजिए और उसको अपने पास नॉलेज बैंक में ऐड करते चले जाइए ताकि एक दिन आप बहुत खूबसूरत पर्सन के रूप में सबके सामने आ सकें। आज का वीडियो शुरू करते हैं सिलेबस। इस वीडियो को शुरू करने से पहले यहीं पर थोड़ा सा पॉज कर दीजिए, एक पेंसिल ले आइए भागकर और जैसा नोटबुक ले आइए क्योंकि सिलेबस पढ़ने के लिए इन दोनों चीज़ों का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। सिलेबस की बात अगर हम करते हैं तो इस वीडियो को देखते हुए अगर आप बाई चांस थक जाते हैं तो बीच में पॉज कर दीजिएगा, लेकिन एंड तक देखिएगा क्योंकि अगर आप एक बार थक गए तो फिर आप सिलेबस नहीं समझ पाएंगे। मैंने कोशिश किया है कि इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊं, तो पहले हम सिलेबस समझेंगे और इसके अगले पार्ट में जो मैं नेक्स्ट डे दूंगी आपको उसमें मैं टाइप्स ऑफ सिलेबल की बात करूंगी। तो स्टार्ट करें। सिलेबल सिलेबल का मतलब होता है एक छोटा सा साउंड जिसमें एक वॉल साउंड जरूर आ रहा हो। तो छोटे से वॉल साउंड के साथ जो सबसे छोटी आवाज होती है उसे आप क्या कहते हैं? सिलेबल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया इट, आप इट बोल रहे हैं तो इसमें एक वॉल साउंड है आई और एक कॉन्सोनेंट साउंड है टी। तो ये क्या हो गया? एक सिलेबल हो गया क्योंकि इसमें एक वॉल साउंड है। कॉन्सोनेंट आगे पीछे भी हो सकते हैं, कभी आगे भी कॉन्सोनेंट हो सकता है, पीछे भी कॉन्सोनेंट हो सकता है कभी ना भी हो। इवन देन सिलेबल मीन्स एक वॉल साउंड और उसके साथ कॉन्सोनेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सेकेंड लेटर देखिए, वर्ड देखिए जरा, एप्पल। एप एक साउंड आ गया इसमें कॉन्सोनेंट और एक आ गया इसके अंदर वॉल साउंड। तो वॉल साउंड पे कंसंट्रेट करेंगे हम। एप्पल, एल ई साउंड है। एप्पली नहीं बोल सकते हम उसे, लेकिन ये जो ई लिखा हुआ है एक्चुअली इसका साउंड जो है वो है। एप्पल, वो जो ल साउंड आ रहा है बाद में वो इसका है और हम देखने में इसको ई बोल रहे हैं तो हमें लग रहा है कि इसका साउंड क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए, जबकि नहीं होता है। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो किसके अकॉर्डिंग बोलते हैं? फोनीम के अकॉर्डिंग बोलते हैं। और जब हम देखते हैं तो किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, लिखते हैं? हम स्पेलिंग के अकॉर्डिंग, यानी कि हम ग्राफीम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, लेटर्स या अल्फाबेट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है कंफर्टेबल, जिसे हम कंफर्टेबल बोल रहे हैं। एक्चुअली कंफर्टेबल नहीं होता है, इट्स कंफर्टेबल, यानी कि कम्फ। एक आप देखें इसमें कम्फ, इसमें एक वॉल साउंड आ गया। टे, एक वॉल साउंड आ गया। बिल, फिर उसमें एक वॉल साउंड आ गया। तो कंफर्टेबल जिसे आप बोल रहे हैं एक्चुअली उसे बोलने का तरीका क्या हो गया? कम्फ, कम फो उसके साथ लगाइए, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। तो आज के बाद जब भी आप इसको देखेंगे कंफर्टेबल को, आपको क्या बोलना है? कंफर्टेबल। सिलेबल को पढ़ने का यही सबसे अच्छा रीजन रहता है कि आपको बोलना आ जाता है कि किसी शब्द को हम कैसे बोलेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज एडमायरेबल। एड, एक वॉल साउंड आ गया। माई, दूसरा वॉल साउंड आ गया। मैं आपसे स्पेलिंग चेक करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आपसे साउंड को पकड़ने के लिए कह रही हूँ। रे, ए साउंड आ गया। बल, साउंड आ गया। एडमायरेबल, 4 इसके अंदर क्या हो जाते हैं? सिलेबल हो जाते हैं। एक सिलेबल इट, 2 सिलेबल एप्पल, 3 सिलेबल कंफर्टेबल, 4 सिलेबल एडमायरेबल। यानी कि एक छोटी सी साउंड जिसमें एक वॉल साउंड का आना जरूरी होता है, क्या कहलाती है? सिलेबल कहलाती है। ये एक शब्द में 1 से लेकर 5, 6, 7 डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द सेंटेंस पर हो सकते हैं सिलेबल। एक उसके अंदर वर्ड के अंदर बहुत सारे सिलेबल्स हो सकते हैं। नाउ सिलेबल्स एक्चुअली होते क्या है? अब छोटा सा स्ट्रक्चर देख लीजिए। मैंने आपको क्या बताया था? पेंसिल साथ लेकर आपको बैठनी पड़ेगी। सिलेबल एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ऑनसेट और राइम। ऑनसेट जो होता है वो वॉल साउंड से पहले वाला जो लेटर लगा हुआ है, लेटर आपकी नॉलेज में लेटर लगा हुआ है, मेरी नॉलेज में या जो आपको सीखना है उसके अकॉर्डिंग, अगर वहां पर कौन सी साउंड आ रही है? आपकी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो उसको ऑनसेट बोलते हैं। और दूसरे पार्ट को बोलेंगे राइम, जिसके साथ एक आपका वॉल साउंड का होना जरूरी है। फिर से समझ लीजिए, सिलेबल का पहला पार्ट जो कॉन्सोनेंट पार्ट होता है, ये हो भी सकता है सिलेबल के अंदर, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर ये होता है तो इसको क्या बोलते हैं? ऑनसेट बोलते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल भी नहीं बात कर रहे हैं किसकी? लेटर्स की या अल्फाबेट की जो आपने पढ़े हैं। नाउ द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड राइम। अब राइम को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आपने राइम को 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्या हो गया?
एक साउंड हो गया वॉल जिसे आप न्यूक्लियस बोलेंगे, और एक साउंड हो गया आपका फिर से कॉन्सोनेंट जो कि वॉल साउंड के बाद आया है, इसे बोलते हैं कोडा। तो समझ लीजिए एक सिलेबल का मतलब हो गया तीन चीजें, देख लीजिए सिलेबल में। नंबर 1 ऑनसेट और नंबर लास्ट कोडा, दोनों कॉन्सोनेंट हैं, और जो बीच में है वो क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के बेस पर सिलेबल डिसाइड होता है, इन कॉन्सोनेंट के बेस पर सिलेबल डिसाइड नहीं होता है। इट इज डिसाइडेड ओनली ऑन व्हाट? Nucleus, that is vowel sound, not letter. Now we will understand the structure with the help of syllable. मैंने आपको बताया था कि एक वर्ड के अंदर एक से भी ज्यादा सिलेबल हो सकते हैं। मैंने जो एग्जांपल्स यहाँ पर लिए हैं ये बहुत छोटे लिए हैं, यानी एक ही सिलेबल का एक पूरा वर्ड मैंने लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। हो सकता है कोई आपका एक वर्ड है जो 2 या 3 किससे मिलकर बना हो, सिलेबल से मिलकर बना हो, लेकिन हर सिलेबल का स्ट्रक्चर सेम रहता है। कैट, पहला साउंड क कॉन्सोनेंट, दूसरा साउंड ए वॉल, तीसरा साउंड कोडा टी कॉन्सोनेंट। यानी कि ऑनसेट और कोडा हमेशा क्या है, कॉन्सोनेंट है, और बीच में क्या आता है न्यूक्लियस, जिसकी वजह से ये सिलेबल बनता है। सिंग एस consonant, I nucleus, that is vowel sound, and then coda and G. Now we are coming to the next one, hen. H is onset because it is a consonant sound. Hen, N, A sound, it's nucleus, and then coda, it's called N sound. Hen, consonant sound. In the same way, full. F is consonant. Full, ul, u sound is there. U, मैं यू नहीं बोल रही हूँ, मैं ऊ बोल रही हूँ because I'm speaking as per the sounds. तो मैं साउंड के हिसाब से ही बोल रही हूँ. ल is consonant, that is coda. इस तरह से हर सिलेबल के पार्ट होते हैं. फिर मैं आपको बता दूं एक चीज क्लियर, हो सकता है कि आपके सिलेबल के अंदर कभी कोडा ना हो तो भी चलेगा, आपके सिलेबल के अंदर हो सकता है कभी ऑनसेट ना हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपके सिलेबल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो वो सिलेबल नहीं है। Now we are coming to the words. सिलेबल अगर एक वर्ड में एक होता है तो क्या होगा, 10 होते हैं तो क्या होगा, 5 होते हैं तो क्या होगा। इनके बेसिस पर कभी कभी क्या होता है, हमें कोई वर्ड लिखा मिल जाता है, इट इज अ डायसिलेबिक वर्ड एंड वी कंफ्यूज्ड, गॉट कंफ्यूज्ड, अरे बाप रे क्या लिख दिया। तो जितने सिलेबल उसी तरीके से उस वर्ड को बोला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी मोनोसिलेबिक हमने सारे वर्ड लिए थे क्योंकि उसके अंदर एक सिलेबल था। एक सिलेबल का मीनिंग क्या होता है, मोनोसिलेबिक। अगर आपके वर्ड के अंदर 2 सिलेबल्स हैं तो ये डाइसिलेबिक होगा। अगर आपके सिलेबल के अंदर 3 सिलेबल हैं तो इसे ट्राइसिलेबिक कहेंगे, और अगर 4 हैं तो इसे आप क्या कहेंगे, क्वाड्रोसिलेबिक कहेंगे। 5 है तो पेंटासिलेबिक कहेंगे। अदरवाइज 3 के बाद अगर आप बताना चाहते हैं तो इसको हम पॉलीसिलेबिक भी कहते हैं। चलिए पेन पेंसिल का काम शुरू हो गया आपका, जल्दी से देखिए। बिग कितने सिलेबल हुए, एक। ब्लू एक, बोर्ड एक, काम एक, क्लीन, इसी तरह से बाकी ये सारे मोनोसिलेबिक वर्ड हैं। तो आपको नोट करना है इसके अंदर कि मोनोसिलेबिक वर्ड जो हैं वो किस तरीके से लिखे जाते हैं। अब आप क्या करें, पेंसिल और पेपर की सहायता से इनको आप ऑनसेट, न्यूक्लियस और कोडा में डिवाइड करके देख लीजिए। ये आपके एक्सरसाइज आपके लिए इसलिए जरूरी है कि जैसे ही आप डिक्शनरी में किसी चीज की प्रोनाउंसिएशन देखने के लिए जाएंगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू। अदरवाइज आप समझेंगे पता नहीं वहां क्या लिखा हुआ है। डिक्शनरी से प्रोनाउंसिएशन कैसे हम सीख सकते हैं, वो तो सुनकर सीखते हैं, नहीं आप फोनीम्स अगर पढ़ रहे हैं तो आप देखकर भी सीख सकते हैं। डायसिलेबिक, अब देखिए अलाइव, अलाइव 2 सिलेबल है। अ वे, याद रखिए स्ट्रक्चर आप ही ने पता करना है आप कि अ वे का जो 2 सिलेबल है, पहले सिलेबल में कौन सा साउंड आ रहा है, कौन सा कॉन्सोनेंट आ रहा है, दूसरे वाले में कौन सा कॉन्सोनेंट और कौन सा साउंड आ रहा है। ई विल, 50 2 सिलेबल हो गए। फॉरवर्ड, म्यूजिक, नेचर, परफेक्ट, पिक्चर, public and safe to sound. Now we are coming to the next one. Here you will find the trisyllabic words, means the word in which 3 syllables are there. Animal,
cabinet. In the way you will read out all these words with 3 syllables. Now these are some examples of quadrisyllabic. यहीं से हम पॉलीसिलेबिक कहना शुरू कर देते हैं, चाहे एक वर्ड के अंदर आपके 5 सिलेबल्स हैं, 6 हैं या 4 हैं, लेकिन अगर स्पेशली आपको बताना तो इट इज क्वाड्रिसिलेबिक एंड पेंटासिलेबिक एंड हेक्सासिलेबिक. अब देखिए यहाँ जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं ये सारे 4 सिलेबल से मिलकर बने हुए हैं. आपको क्या करना है, हर सिलेबल के नीचे अंडरलाइन करके बताना है वेजिटेबल. 4 सिलेबल आपको दिखे वेजिटेबल. तो इस तरीके से आप सारे वर्ड्स को इन्हें पढ़ेंगे. अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. यहीं पर आप चाहें तो वीडियो पॉज कर दीजिए और तुरंत ग्राफीम और फोनीम वाला जो हमारा वीडियो है वहां से फोनीम का चार्ट निकालकर अपने पास रख लीजिए या लिख कर रख लीजिए. वो बहुत जरूरी है, तभी आप सिलेबल को समझ पाएंगे. तो आप चार्ट ले आए हैं तो हम शुरू करें. दिस इज, ये देखिए मैंने हाइलाइटर ले लिया आपके लिए. ये है फ्री. ये वो फ्री है जो हम देख कर लिखते हैं, लेकिन जब हम चीजों को बोलते हैं तो किसके अकॉर्डिंग बोलते हैं, इन साउंड्स के अकॉर्डिंग बोलते हैं. ये साउंड है फ, ये साउंड है र और ये साउंड है ई. फ्री. अब हमें फ्री बोलना है क्योंकि ये हम इसके अकॉर्डिंग नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं डबल ई का साउंड कुछ और होता है, कहीं डबल ई का साउंड कुछ और होता है, कहीं आई का साउंड भी वही होता है जो डबल ई का साउंड होता है. तो हमें जब साउंड बोलने हैं तो हम फोनीम्स पढ़ेंगे, हम स्पेलिंग्स नहीं पढ़ेंगे. और जब हमें लिखना है तो फिर हम वर्ड्स पढ़ेंगे, अल्फाबेट पढ़ेंगे, ग्राफीम्स पढ़ेंगे, हम फोनीम्स नहीं पढ़ेंगे. दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं, समझने की आपको जरूरत है. अब इसके अंदर फ्री, ई ई ई ई, एक यहाँ पर आ गया आपका वॉल साउंड. इसका मतलब ये 1 सिलेबिक वर्ड है मेरा. अगर ये 1 सिलेबिक वर्ड है, देखिए लिखा भी है सिलेबल के अंदर, ये 1 सिलेबिक वर्ड है. ऑनसेट क्या हुआ इसका, फ. न्यूक्लियस क्या हुआ इसका, आई. और कोडा, कोडा तो इसके अंदर है ही नहीं, फ्री. एफ आर इसका ऑनसेट में आ गया और कोडा में इसका क्या आ गया, कुछ भी नहीं. और जबकि न्यूक्लियस में क्या आ गया, इसके में आई, ई साउंड आ गया. मैं भी आई बोल रही हूँ, देखिए ई साउंड आ गया. ठीक है. नाउ द सेकेंड वन इज केक. अब जब आप लिखते हैं तो केक ऐसा लिखते हैं, लेकिन जब आपको फोनीम यानी डिक्शनरी में से पढ़ना है क साउंड, तो देखिए ये ऐसा पढ़ेंगे आप क साउंड. क ये कॉन्सोनेंट है. एक ये डिप्थोन है, मैंने चार्ट में आपको बताया था वॉल साउंड्स में डिप्थोन्स क्या होते हैं. तुरंत वो चार्ट निकाल लीजिए, अपने पास लाकर रखिए. क ए, फिर से क का साउंड है ये. अब जरा कितने सिलेबल हुए, क्योंकि इसमें साउंड वॉल्स का एक ही आ रहा है, डिप्थोन साउंड आ रहा है इसके अंदर, स्पेशल साउंड है. तो हम क्या करेंगे, सिलेबल तो इसमें एक ही है, केक. ऐसे नहीं बोलेंगे के क या के, हम बोलेंगे केक. अगर हम केक बोल रहे हैं, उसको एक बोल रहे हैं, तो उसमें ऑनसेट क्या हो गया, पहला वाला साउंड जो हमें सुनाई दे रहा है कॉन्सोनेंट क, लास्ट वाला कॉन्सोनेंट जो सुनाई दे रहा है वो भी क है, लेकिन जो बीच में हमें साउंड सुनाई दे रहा है वॉल साउंड, जो डिप्थोन साउंड है यहाँ पर, वो क्या है, एक. इसको लिखने का तरीका ये है, इसको बोलने का तरीका ये है, लेकिन इसको कॉपी में लिखने का तरीका CAKE, केक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज, आपको स्पेलिंग से समझ में आ रहा होगा, ये चिकन लिखा है, लेकिन जो लास्ट अब फोनीम के अंदर लिखा है ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है भाई. तुरंत फोनीम वाला चार्ट चेक करिए, वहां पर जो च साउंड है उसका सिंबल ये दिया होगा आपको, ये जो आपको मैंने अभी दिखाया है, ये च साउंड है. ची, ची, किन, चिकन. 2 सिलेबल आ गए, एक ये सिलेबल है ची और एक ये सिलेबल है की. अब ऑनसेट क्या हुआ इसके अंदर, पहला साउंड च और दूसरा साउंड ई, लेकिन इसके अंदर कोडा नहीं है. जबकि दूसरे वाला जो सिलेबस है उसके अंदर ऑनसेट है के, कोडा है एन और न्यूक्लियस क्या हो गया, आई हो गया, ई साउंड हो गया. आई नहीं हुआ, ई साउंड हो गया. तो चिकन, ये चिकन है. देखिए हमारी स्पेलिंग में एक जगह ई आया है, एक जगह आई आया है, लेकिन फोनीम की ये खासियत है कि जो साउंड होगा उसका वही सिंबल बनेगा. दोनों का देखिए सिंबल सेम है, चाहे पहले वाले सिलेबल के अंदर आई लगा हुआ है स्पेलिंग के अंदर, या फिर दूसरे के अंदर
ई लगा हुआ है, लेकिन हमारे न्यूक्लियस दोनों सेम है। मैं आपको दूसरे हाइलाइटर से दिखा देती हूँ। ये मैंने येलो हाइलाइटर ले लिया, देखिए यहाँ पर आई लिखा हुआ है, दिस वन, लेकिन यहाँ पर सिंबल क्या बना हुआ है, ये आई बना हुआ है। यहाँ पर देखिए ई लिख दिया, अब हमने लिखा है, बोला नहीं है, लेकिन जब बोल रहे हैं तो वही साउंड निकल रहा है जो पहले वाले का है। तो जो फोनीम्स होते हैं वो हमेशा वही साउंड देते हैं जिसके लिए वो बने होते हैं, जबकि ग्राफीम या जो शब्द होते हैं ये अपने साउंड्स बदल लेते हैं। कंफर्टेबल, मैंने आपको बताया था, कंफर्टेबल, ये तीन इसके अंदर क्या हो जाते हैं, आपके सिलेबल हैं। तो देखिए पहले सिलेबल में पहला साउंड क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट क साउंड आ रहा है। लेट मी टेक अनदर वन। सेकंड जो उसका आपको सुनाई दे रहा है कॉन्सोनेंट, वो क्या है, मफ, कम, कम्फ, कम्फ सुनाई दे रहा है, लेकिन बीच में जो साउंड आ रहा है वो क्या दिखा दे रहा है, अ साउंड आ रहा है। तो इसका पहले सिलेबल का ऑनसेट के है, न्यूक्लियस अ साउंड है, और कोडा क्या हो गया, किसका, एम्फ साउंड हो गया। कम्फ, नाउ टे, टी आपका ऑनसेट है क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड आ गया। टे, ए, ई साउंड जो आपका आ गया, ये क्या हो जाता है, आपका वॉल साउंड आ जाता है, और जबकि इसके अंदर तो कोडा है ही नहीं। नाउ द थर्ड सिलेबल इज बी, बिल, यानी छुपा हुआ है इसके अंदर ये कॉन्सोनेंट आपका वॉल साउंड्स, और इसका ऑनसेट क्या हो जाता है, ब, और इसका कोडा क्या है, एल। तो कुल मिलाकर कितने वॉल्स हुए, 3, कम, comfortable, comfortable. These, in this way you will read out the dictionary and you will understand how the words are spoken. Now the last one आप देख लीजिए, at, मैंने स्पेशली इसको लिया है ताकि आप समझ जाएं कि ऑनसेट नहीं होता है तब हम कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो इसको दो तरीके से बोला जाता है, at और at। तो मैंने दोनों को लिखने का तरीका आपको बताया है। इसमें एक ही सिलेबल है, लेकिन देखिए इसमें ऑनसेट नहीं है क्योंकि कॉन्सोनेंट है ही नहीं वॉल साउंड से पहले। आप बैट नहीं बोल रहे, अगर आप बैट बोल रहे होते तो यहाँ पे ऑनसेट में क्या हो जाता, बी आ जाता, बी, और फिर साउंड ब का साउंड आ जाता, फिर यहाँ पे ए का साउंड है ये, और ये ट का साउंड है, तो बैट। सो इट इज अ गुड एक्सरसाइज, लेकिन पेंसिल के साथ आप आएंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसे कर पाएंगे, क्योंकि इसे करने के लिए एक डिक्शनरी की आवश्यकता होती है आपको, ताकि आप हर वर्ड को देखें जाके वहाँ पर, अच्छा वहाँ पे इतने सिलेबल्स हैं, ठीक है अब इसको मैं पहचान रहा हूँ। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि उनको, अरे भैया जल्दी से एग्जाम का कुछ पढ़ लो, लिख कर रख लो, रट लो, और उसके बाद चले जाओ, और फिर आप क्या करते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस आपको चाहिए होती हैं। अगर आप ईमानदारी से पढ़ना शुरू करते हैं, सिलेबल्स को, ग्राफीम्स को, फोनीम्स को, डिक्शनरी को चेक करते हैं, मैं यकीन मानिए कि आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है, सेल्फ प्रैक्टिस आपकी काफ़ी है। सिर्फ आप वीडियोस देख लीजिए अच्छे से, और अगर कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ लेट मी नो थ्रू कमेंट बॉक्स। सिलेबस पढ़ना क्यों ज़रूरी है? देखिए मैंने आपको बताया था स्पेलिंग्स लर्न करना इसलिए ज़रूरी है कि उसको लिखा जाता है, हम उसी की तरह से उसको पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर प्रोनाउंसिएशन अच्छी करनी है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है कंफर्टेबल वाला, तो ये कंफर्टेबल ना होकर के बाद अगर आप बोलते हैं उसको बोलेंगे क्या, कंफर्टेबल, तो आप ऐसे बोलना शुरू कर देंगे तो भी प्रोनाउंसिएशन आपकी अच्छी हो जाती है। सिलेबल्स को पढ़ने का यही इंपॉर्टेंस होता है, उनकी अच्छे से आपको प्रोनाउंसिएशन आ जाती है। नाउ दिस इज एक्सरसाइज, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। इसके अंदर हर वर्ड का आपको क्या करना है, सिलेबल ढूंढना है। एक वर्ड के अंदर कितने सिलेबल हैं ये मुझे आपको लिखकर भेजना है। कहाँ लिखकर भेजेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेजेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट। थकना नहीं है, थकते हुए अगर आप बाई चांस पढ़ते हुए अगर आप थक जाते हैं तो भी कोशिश करें कि आप दोबारा से उसको देखें, पॉज करने के बाद उसको देखें, लेकिन बड़े दिल से पढ़ें आप। एक बार जो आपके नॉलेज बैंक में चीज़ें आ जाती हैं, समा जाती हैं, वो जिंदगी भर आपके साथ रहती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी वीडियोस हम आपको बनाएं वो जल्दी से आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच। आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें आंसर्स लिखकर बता सकते हैं।